कल आप लोग कहाँ तक बता दिए थे भाई मेरे? समतल दर्पण पूरा पढ़ा दिए थे ना? बताइए तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, आगे के पीछे, उल्टा के सीधा? प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का आकार के बड़ा बनता है कि छोटा बनता है? बराबर बनता है। कहाँ पढ़ी हैं? हम बाधा कब बताए हैं? वो तो हम बताए हैं कि अगर आपको पूरा अगर इमेज देखना है आपको ना, पूरा पूरा अगर फोटो देखना है तो जो समतल दर्पण है कम से कम आधा होगा, आपकी हाइट से आधा होनी चाहिए, तब आपका पूरा पूरा दिखाई देगा, उसमें तो नहीं दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम देखें बाबू, कल बताए थे, थोड़ा सा हिट किए थे आप लोग को कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु जितनी गति से चलती है, जैसे हमारे समतल दर्पण सामने रखा है आप, और उधर से आ रहे हैं आप 5 की स्पीड से आ रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, दर्पण के सामने आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं आप, तो जो आपका प्रतिबिंब है ना वो भी कितना का स्पीड चलता है? 5 का ही स्पीड चलता है। लेकिन अगर आप चलिएगा इधर से ना तो आपको लगेगा ना कि 10 का हो जाता है। जो प्रतिबिंब की जो गति हो जाती है, आपकी जो गति है उससे दोगुना हो जाती है, क्योंकि आपकी गति और उस प्रतिबिंब गति दोनों ऐड हो जाता है। देखो इस पॉइंट को आप लोग याद जरूर रखिएगा। रूल है, रूल नंबर 1, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने x वेग से आती हो, देखा गया यदि कोई वस्तु या कोई भी वस्तु हो, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने कितना से x वेग से आती हो, तो उसकी प्रतिबिंब की गति क्या होगी? तो उस वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की गति क्या होगी? 2x होगी ना। सिंपल अगर हम लोग लिखें हम लोग बाबू, तो लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब की गति होती है, जो प्रतिबिंब की वेग या गति, यहाँ पर वेग लिखे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब की वेग जो होगी वस्तु के वेग के क्या होगी? 2 गुना हो जाएगी ना। चलिए अब क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग को बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ तक है क्वेश्चन। मान लीजिए बाबू, यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चाहे गति से आ रहा हो, तो उस व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की गति क्या होगी? वेग क्या होगा? 30 हो जाएगा, होगा ना। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता हो, तो उसका प्रतिबिंब की गति क्या होगी? वेग क्या होगी? वेग माने गति चाहे चाल, है ना। यानी हम कह सकते हैं ना क्या होती है 2x क्या हो जाती है 2x। तो कितना स्पीड है, माने x का मान कितना आपका है 15 मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने x वेग से आती हो, कितने वेग से? x वेग से। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हो, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो 2 गुना हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे हल में वस्तु के सापेक्ष
प्रतिबिंब की जो वेग होगी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी, होगी ना। तो कितना हो जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो जाएगी, 30। ऐसा आपको लगेगा कि ना वो 30 की स्पीड चल रहा है प्रतिबिंब, इधर से आप जाइएगा ना उधर से लगेगा ना कि 30 की स्पीड से आ रही है, आपसे ज़्यादा स्पीड चलता है प्रतिबिंब, क्योंकि आपकी स्पीड अलग होगी 15 और उसका अलग हो गया दर्पण से प्रतिबिंब का, इसे 30 लगता है आपको। यही पॉइंट था आप लोग का कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने है ना एक से वेग से चलता हो, चाहे भी वेग से चलता हो, तो उसका जो प्रतिबिंब की जो गति होती है दोगुना हो जाती है ना। ये पॉइंट याद रहेगा ना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। अब आगे आप लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, आप लोग अपना अपना बुक भी निकाल लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा, आप लोग समझते भी रहिएगा, बुक भी देखते रहिएगा तो ठीक रहेगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता हो उससे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोग का क्या है, आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है गोलीय दर्पण। दूसरा है ना, पहले तो पढ़ा दिए दर्पण 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक परवलयिक दर्पण। तो आपको हमने गोलीय दर्पण समतल दर्पण पढ़ा दिया है। अब क्या हम पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसका अगर आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा जिस दर्पण की परावर्तक सतह, समझते हैं ना परावर्तक सतह, सभी लोग समझ गए। जैसे बोर्ड है इसका परावर्तक सतह कौन है, मान लो बोर्ड में आईना है, दर्पण आईना है, तो इसका परावर्तक सतह कौन होगा, यही ना होगा। जो आप जिसपे चेहरा देखते हो क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, उसी पर जाके वस्तु कोई टकराती है और रिटर्न लौट जाती है, परावर्तन हो जाती है। तो कोई भी दर्पण हो उसका ऊपर जो भाग होता है उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। गोलीय दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले, गोला कैसा हो, खोखला भाग हो उससे क्या कहते हैं, बस समझ आया आप लोग को। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण ना। जैसे फुटबॉल देखें हम लोग, फुटबॉल खोखला होता है, नहीं होता है, तो गोल है ना एकदम स्फेयर, उसी बोलते हैं गोलीय दर्पण। अगर इसका हम लोग फिगर देखें तो फिगर इसी तरह रहता है, इसका जो फिगर होता है आपका इस तरह से होता है ना, इधर से पेंट किया हुआ रहता है एक भाग, ठीक है, इधर से अंदर से ही पेंट किया रहता है, ये केंद्र होता है, बात समझे। इसे बोलते हैं, देखिए ध्यान से अगर आप इसको, जो इसका आधा पार्ट है ना, अगर इसको आधा पार्ट इससे कीजिएगा तो होता है भी होता है, क्या हो जाता है आपका, ये क्या हो जाता है, अवतल हो जाता है। तो एक भाग जो है आपका ना, ये एक भाग क्या कहलाता है जी, अवतल कहलाता है, क्योंकि धंसा है, देखो ध्यान से, इसका जो परावर्तक सतह क्या है, धंसा है, नहीं धंसा है गोल है, इसका जो ये परावर्तक सतह है ये वाला है कि उस साइड वाला है, इसका परावर्तक सतह कौन कहिएगा, ये वाला कहिएगा उस साइड का कहिएगा, इधर वाला परावर्तक सतह पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग, ये दर्पण है ना, बोले कि इसमें मतलब ये परावर्तक सतह इसमें कौन है, बाएं वाला भाग है ना, चिकना तो ये वाला ना है, तो क्या है, धंसा हुआ है, उधर तो पेंट है, वो पेंट का सिंबल है, हम जिसका तो पेंट कर रहे हैं उसको, ये अवतल दर्पण है। ये वाला देखिए, इसका परावर्तक सतह कौन है, परावर्तक सतह ये बाहर वाला है, ये होता है उत्तल दर्पण,
पूरा का पूरा दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है ना। ये पूरा का पूरा क्या है? गोलीय दर्पण है। इसको बोलते हैं क्या? वक्रता केंद्र बोलते हैं। सर्कल पढ़िए ना आप लोग, बीच में क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है, ये केंद्र वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण और क्या हो गया? एक अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो? किसी खोखले को लेकर भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, है ना। ये क्या है? गोलीय दर्पण, है ना। हमको बोले तो पूरा को इसको काट के आधा आधा पढ़ना है। इसको पढ़ना अवतल पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है? इधर उत्तल एक पढ़ना है। तो हम देखेंगे बाबू आगे पढ़ना डिटेल में उत्तल को और अवतल को। पढ़ना क्या हमको कि गोलीय दर्पण जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन जी? एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मतलब ये पूछेंगे अवतल दर्पण किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण का। उत्तल दर्पण किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण। सब दोनों गोलीय दर्पण का भाग है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का यही रहेगा, अवतलीय दर्पण। बताइए क्या लिखे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? बताइए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है। ठीक है। ठीक है। अवतल दर्पण देखिए, ये क्या है आपका? ये क्या होता है? अवतल दर्पण है। ठीक है। इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, नहीं है धंसा। इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है। आप चम्मच देखे हैं? चम्मच जिस सब खाते हैं वो कौन सा है? दर्पण है। जहाँ धंसा भाग रहता है वो कौन सा है? उसको क्या कहिएगा? अवतल कहिएगा ना। तो उसमें देखिएगा फोटो अपना, आप पलट के देखिएगा, जहाँ उठल है उसमें भी अपना लगता है, देखिएगा ना, चेहरा दिखाई देता है उसमें। दोनों को देखिएगा थोड़ा। तो अब बताइए, चम्मच का जो धंसा हुआ भाग है वो क्या है? अवतल है, और जो उठा हुआ भाग है उत्तल है। वही ना है? उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ? वो उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। कुछ दिक्कत है? और बड़ा करना था हमको। ये क्या हो गया आपका? उत्तल दर्पण। चेहरा इधर से देखना आपको, ठीक है। इसको क्या कहिएगा? अवतल। ये क्या हो गया आपका? चम्मच का जो धंसा हुआ भाग होता है वो क्या होता है? अवतल। जो उठा हुआ भाग होता है, कोई आपत्ति? देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में कुछ कुछ जानते हैं, ठीक है। बाबू थोड़ा सपन कर इधर आ जाओ उसको। तो देखिए, तो
अवतल दर्पण में जो होता है ना, कोई भी वस्तु अगर देखिएगा अवतल दर्पण में वो, तो आपको छोटा दिखाई देगा कि बड़ा। अवतल दर्पण में हमेशा जो वस्तु होती है अपने आकार से कभी कभी बड़ा भी दिखाई देती है, कभी कभी छोटा भी दिखाई देती है, कभी कभी बराबर भी दिखाई देती है ना। अवतल दर्पण में क्या होता है, हमेशा क्या दिखाई देता है आपको, वस्तु का आकार से क्या दिखाएगा, बड़ा भी दिखाई दे सकता है, छोटा भी और बड़ा भी। काहे तो नोकिया खुला है। देखिए ये क्या होता है दर्पण, आप देखते हैं इसका उपयोग, इसको पूरा वो मिटा देगा, मिटा दें, मिटा देते हैं, ठीक है। दब थोड़ा फैन चालू कर, तो फैन चालू करो बस। समझिए बाबू क्वेश्चन आगे देखिए, हमने क्या सिखाया है कि अवतल दर्पण, जिस दर्पण का क्या होता है बाबू, परावर्तन सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। उत्तल में देखिए, उत्तल उ मतलब उठल है ना, उ उठल है ना, जब ये उठल तो क्या होगा, धंसल होगा ना। तो उत्तल दर्पण होगा। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी अगर प्रकाश की किरणें आती है तो वो जो होती है ना, अपसारित नहीं होती है बल्कि अभिसारित हो जाती है, अभिसारित हो जाती है। अभिसारित का मतलब होता है ना, प्रकाश जितना भी आए ये क्या करता है, एक जगह फोकस कर देता है, एक ही बिंदु पर फोकस कर देता है। ये जो अवतल दर्पण होता है ये क्या करता है, एक बिंदु पर फोकस सब कर देता है। इसका मतलब इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे हम अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें जो आती है, जब टकराती है, इसमें जब परिवर्तन होती है, तो परिवर्तन होने के बाद एक ही बिंदु पर सभी किरणें जाके मिल जाती हैं। जब एक ही बिंदु मिल जाती है इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, अभिसारी भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम बता दें आपको, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे अभिसारी दर्पण भी, बताइए। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है ना। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें बिखर जाता है प्रकाश। एक बिंदु से मान लीजिए कहीं से प्रकाश टकराया ना, तो टकराने के बाद कहीं एक बिंदु पर जाकर मिलता नहीं है बल्कि बिखर जाता है। और इसका मतलब इससे क्या कह सकते हैं, अपसारी दर्पण। इसे अवतल को कहेंगे अभिसारी, या उत्तल दर्पण को अपसारी। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसे अपसारी। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों। ठीक है, प्रश्न आगे लिखवाएंगे आप लोग से, लिख देंगे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्यों, ये प्रश्न आता है ना, कि ये प्रश्न आता है कि अवतल दर्पण क्या है, कभी नहीं पूछता भी नहीं है। अंतर पूछ देता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अंतर बताएं, उपयोग पूछता है, नहीं तो पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्यों। ये प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में 2 नंबर का। देखो बाबू आप देख लेते हैं भाई मेरे, कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है और उत्तल दर्पण का उपयोग है ना, तब जाके अंतर देखेंगे। कि अंतर पहले देख लिया जाए, अंतर देख लें क्या, अंतर देख लेते हैं उसके बाद बता देंगे उपयोग। चलिए क्वेश्चन क्या रहा, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। एक साइड लिख दें कुछ अवतल और एक साइड उत्तल। यहाँ तक ठीक है ना, देखिए आप लोग। ठीक है ना। ये क्या है, बीबीआई क्वेश्चन है। ये बताइए तो दर्पण, जो अवतल दर्पण आप लोग का होता है और जो उत्तल दर्पण होता है, इसमें आप जानते हैं पहला अंतर, कि ये क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ये उठा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब धंसा हुआ ना, धंसा हुआ होता है। और इसका परावर्तक सतह, इसका उठा हुआ होता है, उठा होता है, लेते हैं। आप लोग डिटेल में लिखिएगा ना, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है।
चलिए दूसरा बताइए। देखिए बताते हैं आपको कि इसमें जो होती है ना, इसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, हम बताएं तुरंत अभी जस्ट, इसका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का आकार के बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बराबर भी होता है। वो दूरी पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु को अगर दर्पण के सामने कितना दूरी पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, और कितना आगे रखेंगे कि उसका आगे ही बनेगा। या फिर मतलब जैसे नहीं होता है कि बराबर बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा, सब दूरी पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि दर्पण के आप कितना दूरी पे खड़े हैं, नज़दीक हैं। देखिए तो ये क्या होता है बाबू, देखिए समझिए बात को, ये वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। कोई दिक्कत है? इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक बनता है और क्या बनता है? काल्पनिक, है ना। इसका मतलब दर्पण के पीछे भी बनता होगा, दर्पण के सामने भी बनता होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा, छोटा या बराबर भी होता है। हो गया 3 गुना। इसका प्रतिबिंब का आकार, अब आप लोग बुक में देखते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। आप बुक भी खुले रहिए आप लोग। हमेशा क्या होता है? छोटा बनता है। वस्तु का आकार कितना का होगा? छोटा होगा। और कुछ आप लोग कुछ आइडिया बताइए। और कुछ है इसमें? जानते हैं बाबू, इसमें सीधा, छोटा, बड़ा, अच्छा, इसमें प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक बनता है और काल्पनिक दोनों बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब इसमें जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे भी बनता है, दर्पण के सामने भी बनता है ना। कहा तो नहीं कह सकते हैं आप, चाहिए तो बहुत ज़्यादा लिख दीजिएगा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है तो कभी कभी बड़ा क्या लिखे हैं, इसका आकार बड़ा भी होता है प्रतिबिंब का, छोटा भी होता है और बराबर भी हो जाता है। इसमें हमेशा क्या होगा? छोटा। ये हमेशा क्या होगा? काल्पनिक। मतलब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो आप लिख भी सकते हैं किसी दर्पण के पीछे बनता है। तो फिर काफ़ी ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। देखिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसे समझ में आया? देखिए इसका परावर्तक सतह का होता है, धंसा होता है, इसका सतह उठा हुआ रहता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। यानी दर्पण का हमेशा कहाँ बनता है? पीछे बनता है। इसका प्रतिबिंब आकार बड़ा, छोटा, बराबर होता है। इसका क्या होता है? हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। यानी उत्तल दर्पण जब भी आप देखिएगा तो आपका चेहरा क्या दिखाई देगा? छोटा। हाँ, आप देखिएगा, अथी नहीं है तो आप देखिएगा चम्मच को पलट करके आपके फेस को भरपूर दिखाई दे देगा उसमें। वही जब धंसा हुआ भाग को देखिएगा ना, नहीं, पूरा आपको बड़ा चेहरा दिखाई देता है उसमें। हाँ, आप कभी देखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में, जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, देखिए गाड़ी के सामने का दर्पण दो होता है दर्पण में। गाड़ी में देखिए एक सामने, जैसे अगर एग्जाम में कि गाड़ियों के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो सामने और कहेगा तो कहिएगा अवतल दर्पण। सामने, सामने का मतलब है तो क्या होता है उसमें?
जैसे देखिए एक साइड में होता है, देखिए साइड में देखिए ना ग्लास, साइड में होता है जो किनारे होते आदमी नहीं मोड़ देता है इसे, पीछे बैक देखने के लिए होता है, देखिए साइड में होता है इसे पीछे गाड़ी देखने के लिए, तो वो कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण होता है ना, छोटा होता है उसमें, देखिए कार जितना पीछे होगा ना आपको छोटा छोटा करके दिखाई देगा उसमें, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन देगा कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगता है, तो कहिएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उसमें वस्तु क्या दिखाई देती है? छोटा, है ना, उसमें क्या दिखाई देती है? छोटा। अब देखिए जो अब बोलेगा ना कि गाड़ी के सामने कौन सी दर्पण लगी होती है, सामने मतलब जहाँ से वो देख रहा है उसको बोलते हैं हम, तो उसको बोलेगा अवतल दर्पण, सामने का हैगा तब। गाड़ी के सामने कौन दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। लेकिन साइड मिरर, जो साइड का मिरर है ना, जो साइड दर्पण है, तो कौन सा मिरर होता है? उत्तल, क्योंकि उसमें देखिएगा ऐसे पंजा पे देखिएगा, पंजा दिखाई देगा उसमें, जबकि पूरा पंजे पे होता है, पूरा अथिया होता है, आईना होता है, पूरा पंजे पे होता है ना। खैर उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग दोनों को हम लिख देते हैं तुरंत, जस्ट इसको मिटा देते हैं, तो पढ़ाओ थोड़ा सा कर दे तो इरेजर, इसे मिटा देना। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला आप लोग का ये रहेगा अवतल दर्पण का देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी की हेडलाइट में होता है, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट देखें आप लोग, गाड़ी कार का हेडलाइट देखें आप लोग, हेडलाइट नहीं देखें आप लोग, बाइक का देखें हेडलाइट, जहाँ लाइट जलता है, सामने देखने के लिए लाइट नहीं जलता, उसमें दर्पण नहीं लगा होता है, देखिएगा ना, अंदर बॉल होता है, ऊपर से कवर होता है प्लास्टिक का, तो जो हेडलाइट होता है ना, वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। हम बता रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग हम पढ़ा रहे हैं गाड़ियों के हेडलाइट में, इसका उपयोग होता है, गाड़ी की जो हेडलाइट होता है। क्यों होता है हम बताते हैं आपको, आप थोड़ा सा देर पहले बताएं आप लोग को कि अवतल दर्पण अभिसारी है कि अपसारी है? क्या है? अपसारी है, अभिसारी है। तो अभिसारी का काम क्या होता है कि फोकस लेके कहीं एक बिंदु पर रखना उसको, यही ना काम है। अब मान लीजिए जिससे हम अभी बॉल जला रहे हैं, ये बॉल जला रहे हैं, देख रहे हैं आपको बॉल, उसने एलईडी को देख रहे हैं ना आप लोग, वो आपको देखने से क्या लग रहा है? पूरा बिखर जा रहा है कि नहीं बिखर जा रहा है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बाइक होके चाहे गाड़ी होके, इस तरह से होगा तब बढ़िया से क्लियर सामने का चीज़ नहीं दिखाई देगा उसमें, देखिएगा फोकस एकदम सीधा जाता है। अगर फोकस मारिएगा तो बस इतना ग्राउंड पे रहता है, साइड का चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा, बस क्या दिखाई देगा? सामने की चीज़ दिखाई देगा आपको, यानी गोल करके मारता है, एकदम फोकस जाता है। तो क्या करता है पता है क्या करता है? वो सबको प्रकाश को एक ही जगह ले जाकर फोकस करता है, हमारे कहने का मतलब ये है, सामने सिर्फ फोकस करेगा वो, पूरा बिखरता नहीं उसमें। अगर बिखर जाता इधर, अगर बिखरता तो इधर बिखर जाता, उस सामने वाला ज़्यादा दूर तक देख ही नहीं पाइएगा। अगर आपको ज़्यादा दूर तक देखना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि फोकस करता है एक ही बिंदु पर ले जाके। अगर लगा दीजिएगा वहाँ पे उत्तल दर्पण ना, तो आपके सामने जहाँ पर भेंट जा रहा है ना, वहीं पे क्या हो जाता है? पूरा अपसारित हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा इजी के। तो आप बताइए 1 फीट या 2 फीट में बिखर जाए या 3 फीट में बिखर जाए, तो आप देख लीजिएगा सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कम से कम 50 मीटर की रेंज होनी चाहिए, 50 मीटर की रेंज होनी चाहिए कि हम देख लें किसी वस्तु को, तब ना कंट्रोल करेंगे। तो जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें कौन दर्पण लगता है? अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को बड़ा भी देख सकते हैं, बड़ा देखने के लिए, ठीक है। हम अभी तुरंत बोलें कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? तो गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। टॉर्च में कौन सा होता होगा? अवतल, क्योंकि टॉर्च भी देखिएगा तुरंत फैलाता नहीं है, टॉर्च होता है जब टॉर्च मारिएगा तब दूर तक जाता है उसका। देखते हैं कहीं किसी का घर उर फूट जाता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है किसी अंदर से, तो कैसे एकदम बिखरता नहीं है, आता है कि ना, पूरा आके बिखर। तो उस तरह से आपको बता रहे हैं, समझाने का मतलब यही हम कर रहे हैं। तो टॉर्च में कौन दर्पण लगता है? अवतल। अब देखिए एक और देते हैं यहाँ पे, चिकित्सक देखें आप लोग, चिकित्सा मतलब जो हॉस्पिटल होता है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करता है। किसी का जब इलाज करता है ना, देखिएगा पिक्चर उक्चर में देखे होंगे शायद, कि ऊपर नीचे बॉल लगा होता है इसे ना, तो उसमें भी क्या होता है? चलिए देते हैं चिकित्सक में, चिकित्सालय में, जो देखिए जब आप बाल उल कटवाते हैं, कटवाते हैं ना, तो जो उसमें जो नाई होता है, तो उसके सामने देखिएगा, जो आप जब बाल काटते हो सामने दर्पण लगा होता है कि ना दर्पण, लगा होता है दर्पण ना, एक पीछे भी लगा होता है, तो उसमें वो कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। क्यों लगा होता है अवतल दर्पण? क्योंकि आप बड़े दिखाई दें, है ना, आपको बोल्ड दिखने के लिए उसमें लगाया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हम कर सकते हैं?
हम हजामत मतलब वही बाल कटवाना। हजामती में किसका लगा होता है, कौन दर्पण लगा होता है? हजामती दर्पण लिख देते हैं इसे। मैंने जब बाल कटवाइएगा, जो हजामत बनवाइएगा, उसमें कौन दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। जो चेहरा आगे भी लगा रहता है एक अवतल दर्पण, एक पीछे भी लगा होता है। देखिए और एक बताते हैं आपको, इसमें सोलर कुकर। कौन कुकर? सोलर कुकर। इसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। क्यों लगा होता है? क्योंकि जानते हैं सोलर कुकर में क्या होता है कि खाना बनता है सौर ऊर्जा से, धूप से। तो धूप की जो प्रकाश होती है क्या करता है ना, सोलर सोलर जो प्लेट होता है उस पर टोटल फोकस अपने पे ले लेता है। जैसे जो उसमें दो अवतल दर्पण लगा होता है, देखिए रहता कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे मान ली हो गई प्लेट हो गया ना, तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये पहले हैजा हैजा लगा होता है कुछ ही, अवतल दर्पण लगा होता है ना। यहाँ पे लगा होता है कुछ ही अवतल दर्पण। इसमें तो क्या होता है, यहाँ से जब अगर सूर्य के प्रकाश टोटल आकर टकराता है जब ना है, तो इसको क्या करता है कि जो प्लेट है, जो हीट है, यहाँ पे जो उष्मा है, इधर से सब फोकस मार देता है टोटल। बिखारता नहीं है, मतलब सब फोकस लेके उष्मा ले करके जो कुकर होता है इसको हीट करता है, उष्मा देता है इसको, ताकि खाना पके। तो अवतल दर्पण में जो आप सोलर कुकर में जो सॉरी जो सोलर कुकर में आप दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण है ना। क्योंकि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को ये एकत्रित कर देता है, एक जगह ले जाके अभिसारित कर देता है, एक ही जगह ले जाके। अभी ना कि पूरा बिखरता नहीं, इसमें भी जब फोकस मारिएगा तो एक जगह जाके मिलेगा, कहीं एक ही बिंदु पर जाके मिलेगा। आप पूरा सोलर कुकर अंदर से पूरा गर्म कर दी, धीरे 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 गर्म हो जाएगा, और होने के बाद धीरे धीरे खाना पकता है। लेकिन कोई इसका उपयोग थोड़ा नहीं करता। बहुत दिक्कत है। बादल होगी तो तारा खन ना बनता बनेगा नहीं बनेगा। रात के हाँ, रेगिस्तान में बनता होगा। फिलहाल तो अब हम नहीं जाने कोई उपयोग कर रहे हैं इसका। उपयोग पहले होता था जब नहीं था। हालांकि इससे ना कुछ प्रदूषण नहीं फैलेगा। लेकिन खाना जहाँ पकना चाहिए आधा 1 घंटा में पकेगा 4 घंटा, भूखे मर जाइएगा तो फिर रहने का फायदा क्या, ऐसे मरिएगा। तो आपको ये 4 पॉइंट बता दें आपसे, एग्जाम में जो पूछेगा बताते हैं आपसे। एक पूछ सकता है हजामती, एक पूछ सकता है सोलर, एक पूछता है गाड़ियों की हेडलाइट, ये सब पूछ सकता है। सोलर कुकर का व्यवहार किस लिए किया जाता है? खाना बनाने के लिए, है ना। क्या के लिए? खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब क्या देखेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण का गाड़ियों के साइड मिरर में। गाड़ियों की जो साइड मिरर होती है कौन दर्पण होती है? और कुछ एग्जाम में यही पूछता है, बेसिकली एग्जाम में यही पूछता है। आप कुछ मालूम है तो बताइए। गाड़ियों के साइड मिरर होता है, जो साइड मिरर होता है ना, उसमें कोई भी देखिएगा ना, आपका चेहरा पूरा दिखाई देता है उसमें। क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है उसका करते छोटा करके दिखाता है वो। देखिएगा, आपको भी उसको ट्राई कीजिएगा ना, हकीकत कर आपको छोटा दिखाई देता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में कौन दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। बस खाली आपको इसमें याद रख लीजिएगा, ये वाला एग्जाम में पूछता है बार बार साइड मिरर का, है ना। बाकी इसमें क्या हो गया आप लोग का, और कहीं दिक्कत है? इसका आप समझ गए। अवतल दर्पण में अवतल अंतर समझ गए ना, कि अवतल दर्पण धंसा हुआ होता है, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा छोटा बराबर भी बनाता है, इसे अभिसारी भी कहते हैं। उत्तल में क्या है, उठा हुआ रहता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक और वस्तु से क्या बनाता है, छोटा, जिसका प्रतिबिंब बनता क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। और दर्पण का हमेशा क्या बनता है, पीछे, क्योंकि काल्पनिक है। मतलब वस्तु का अपेक्षा इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा का उल्टा। उत्तर उत्तल का उत्तर का जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा कि उल्टा? पीछे जो बनेगा सीधा बनेगा ना। हाँ, वास्तविक में क्या बनेगा? हाँ, सीधा ना, सीधो बनेगा उल्टो बनेगा, वास्तविक भी काल्पनिक दोनों ना है। तो कहिए सीधा भी बनेगा उल्टा भी बनेगा, दोनों प्रकार के। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या कहेंगे, सीधा, और दर्पण के सामने बनेगा उल्टा, यही ना है। तो इस बात का रखिएगा हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो दर्पण कहाँ बनता है, सामने बनता है, और वो भी कैसा, उल्टा बनता है ना। खड़ा हो इससे बस सामने हो जाएगा तो आपका मुड़ी हो जाएगा नीचे, आकर पैर हो जाएगा ऊपर, दिखाई देगा प्रतिबिंब उसका, है ना। आगे देखते हैं भाई मेरे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं, कुछ टर्म्स है। गोलीय दर्पण में कुछ टर्म्स है, आता है बार बार हम बताते हैं। जिससे वक्रता केंद्र आता है आपका, मुख्य अक्ष आता है आपका, फोकस दूरी फोकस, ठीक है, हेन तेन बहुत सारा है। अभी जस्ट हम तो पढ़ा दे रहे हैं इसको मिटा के, पूरा मिटा देना। इधर कोई छूटा है तो बोलिए आप लोग।
इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बताएंगे, इसको पढ़ाने के बाद बताएंगे आपको कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों, है ना। फिर इसको उतारिए आप लोग, तो हमको क्या है, आप लोग हंस रही हैं। देखिए बाबू, आगे बढ़ते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ लिया बढ़िया से, कि कौन धंसा हुआ रहता है, कौन उठा हुआ रहता है, कौन वास्तविक होता है, कौन काल्पनिक होता है, कौन सीधा उल्टा बड़ा छोटा नाटा ऊंचा, ये सब सीखे हैं, नहीं सीख लिए हैं। तो आगे देखते हैं बाबू हम लोग के गोलीय दर्पण के कुछ टर्म्स है, कुछ पद हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के विभिन्न पद, है ना। देखिए गोलीय दर्पण को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो उसमें दो चीज़ बनता है, एक अवतल और एक उत्तल, है ना। हम बेसिकली हम लोग सीखेंगे अवतल पे ही, हालांकि सिखाना तो हमको दोनों पे है। देखिए एक होता है, देखिए आपका ये उत्तल होगा, होगा ना उत्तल, और ये क्या हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा, ठीक है। देखिए उत्तल पर हम लोग देखिए जो जो अवतल पे सिखाएंगे वही चीज़ क्या होगा, उत्तल पे भी होगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। जो दर्पण है ना, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, लेकिन किसका भाग है, गोलीय दर्पण का। तो हम इसे कहेंगे, देखो अगर इसको आप पूरा घुमाइएगा ना बाबू, इसको जब पूरा बनाइएगा इसे से, तो कब बन जाएगा, गोला ऐसे से। तो अर्धगोला है ना, नहीं कर सकता अर्धगोला। तो अर्धगोला का एक जो भाग है वो क्या है आपका, अवतल है, क्या क्या है, उत्तल है। देखिए जो गोलीय दर्पण, ये क्या है आपका गोलीय दर्पण, है ना। दर्पण के, दर्पण है चाहे गोलीय के चाहे दर्पण का ही है, तो ये गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, देखिए इससे गोलीय दर्पण से घुमा दीजिए, ठीक है। इसका ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, ये भी क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल, क्या कहते हैं, पोल। समझ पा रहे हैं। तो पहला में क्या मिला पद आपको, ध्रुव, ध्रुव मिला ना। ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण, बोले तो कैसे किसे कहते हैं, उसमें बोले तो क्या लिखा है, उसमें आप बुक में क्या लिखा है, लिखा हुआ जरूर होगा, गोलीय दर्पण लिखा है ना। बस छोड़िए हटाइए। देखो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, अब आपको कोई दिक्कत है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। बाबू ठीक है ना। देखे तो 2 नंबर, 1 नंबर, अब बैठी क्या के लिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते रहिए, कम से कम थोड़ा सा बताते रहिए। देखिए पहले वीडियो में आएगा नहीं तो फिर पढ़ाने से फायदा करना, बैठ के ना लिखवाएंगे आराम से। देखिए इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए ये क्या हो गया आपका, ध्रुव हो गया, इस पॉइंट का कहिएगा पी, है ना, क्या कहिएगा, पी। कोई दिक्कत है। अब बताइए, जो जब इसको गोला बनाइएगा, आप जिसको गोला इसे बनाइएगा ना, इससे जब इसको गोला बनाइएगा, तो ई वाला जो बिंदु होता है क्या होता है, केंद्र होता है। तो इससे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो बताइए क्या कहें कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, नहीं लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के जो केंद्र बिंदु कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, ऐसे ही लिखा होगा बुक में, क्या लिखा है, देखिए देखिए छोड़िए हटाइए, देखो समझ बात को, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, सिंपल।
केंद्र बिंदु को केंद्र का आपको समझ में आ गया? केंद्र मतलब सेंटर पे, सेंटर पॉइंट बोल रहे हैं। तो गोलीय दर्पण केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। ये क्या है? इसका वक्रता केंद्र है। समझ में आया ना? आगे क्या है आप लोग का? फोकस, मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। चलिए छोड़िए ना, उससे पहले बताते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ाते हैं? वक्रता त्रिज्या जरूरी है। देखिए वक्रता, आप बताइए, आप त्रिज्या सर्कल में किस वृत्त में किसे कहते हैं? त्रिज्या इसे ना कहते हैं। त्रिज्या जो केंद्र से लेके आप परिधि तक होके उस रेखा का कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी पोल और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो क्या लिखे बताइए आंसर? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ तक सो कर है ना? देखो नीचे वाला, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। सुना बाबू, ये वृत्त होता है, वृत्त में पढ़े हैं आप लोग। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हुआ ना बाबू? अब देखिए आगे क्वेश्चन 3 हो गया। चौथा देखिए टर्म्स। मुख्य लिखो ना, मुख्य अक्ष लेते हैं। मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष? मुख्य या प्रधान अक्ष। देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र से को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही ना होगा आप बुक में? अलग घबरा के आ जाती हैं। कब बाबू बोले तो पूरा? देखिए पढ़ भी दिया, बोल रहा है कि कैसे। ठीक है यहाँ तक? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के को मिलाने वाली सरल रेखा है चाहे रेखा मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए ये जो आपका है ना, यहाँ से लेके तुम क्रॉस कर रहे हो जो लाइन, मैंने जो व्यास होता है वही क्या होता है आपका? क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। तो एक्स वाई क्या है? ना ये क्या है? पूरा लाइनिया क्या है? पूरा मुख्य अक्ष है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत है आप लोग को? है देखिए ध्रुव से जा रहा है ये रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तरीक ना? सरल रेखा, सरल रेखा। हम कहेंगे सरल में क्या दिक्कत है यार? बहुत बढ़िया बता रहा है लड़का, लेकिन समझ पा रहा है इसलिए बोल रहा है, नहीं तो नहीं बोलता। चलिए आगे बोलते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ध्यान सुनिए। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस, मुख्य फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र ना जी,
कोई दिक्कत है आप लोग को? बताइए, मुख्य फोकस कौन है इसमें? हम क्या लिखे हैं? पी और सी के मध्य बिंदु को, पी और सी के बीच के मध्य बिंदु को देखिए, ध्रुव मतलब पी और सी के बीच के मध्य बिंदु का कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हो गया पी और ये हो गया सी, इसके बीच के बिंदु, माने इसे क्या कहेंगे? फोकस। दूरी नहीं, खाली क्या कहिएगा? मुख्य फोकस। फोकस दूरी मत कहिएगा। इसे इसे किससे सूचित किया था बाबू? इसे बड़ा एफ से सूचित किया जाता है, बड़ा। ना समझे हमने क्या बोला? बुझा गया ना बाबू? पी क्या है तो कहिएगा ध्रुव है, एफ क्या है? फोकस है, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, सी क्या है? वक्रता केंद्र है ना? आगे है छठा, इसी लिखा था ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी। हाँ देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसे क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये जो बिंदु है इसका कहेंगे फोकस। पी से लेके सी तक की जो दूरी है क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? वो करता त्रिज्या। अरे यार, पी और सी के बीच की दूरी को त्रिज्या नहीं कहे, चिल्ला के बोलो ना, तो लोग समझ पा रहा है तो नहीं समझ, तो बोलो कि नहीं समझ में आ रहा है, बताएंगे फिर से। पी से लेके एफ के बीच की दूरी क्या कहिएगा? फोकस दूरी। पी से लेके सी के बीच की दूरी क्या कहिएगा? वो करता त्रिज्या। पी और सी के मध्य बिंदु का कहिएगा? मुख्य फोकस। फोकस खाली कहिए, समझ लेंगे हम। पी और सी के बीच के मध्य बिंदु का कहते हैं फोकस। देखिए ना, एफ है तो फोकस, ये भी है फोकस, लेकिन फोकस दूरी है, ये खाली एक बिंदुओं का बनाया गया है, कुछ फोकस। समझा गया? तो पी से लेके एफ के बीच की दूरी क्या कहिएगा? सिर्फ ये बिंदु का कहिएगा, इस बिंदु को। ये बिंदु कहाँ है? हाँ, पी और सी के बीच में, चाहे सी और पी के बीच में है ना? अब पी से लेके सी तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की क्या है? वो करता त्रिज्या। खाली सी क्या है? वो करता केंद्र। आप बताइए, पी और सी के हम पूछेंगे आपसे, पी और सी के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? पी और सी के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस, मुख्य फोकस ना। पी और सी के मध्य बिंदु मतलब बीच के बिंदु यार। पी और सी के बीच के बिंदु क्या कहेंगे? फोकस। अब बताइए, जब फोकस हम कहेंगे भाई, ये बताइए थोड़ा सा हमको कि फोकस जो होता है, जो फोकस दूरी होगा, तो पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहिएगा? फोकस दूरी। तो जो फोकस दूरी होती है, आपको फोकस दूरी में कुछ नजर आता है और वक्रता त्रिज्या में? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कुछ नजर आता है आपको? हाँ नजर आता है। वक्रता त्रिज्या की ये आधा होता है। क्यों आधा होता है? क्योंकि मध्य बिंदु से बना है। देखिए, त्रिज्या को आधा बांट दीजिए, वो क्या बनता है? फोकस दूरी होता है ना। और जो आधा बांटता है ना, वो क्या होता है पता है? मुख्य फोकस। अरे बात समझो, त्रिज्या नहीं यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आधा क्या है? फोकस दूरी है, तो इसका आधे ना है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी तो कहेगा पी और एफ के बीच की दूरी को। अब बताइए, पी को ध्रुव लिखना जरूरी है हमको है बार बार, कि ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं? हम पी और एफ नहीं लिख देंगे? पी और बड़का एफ आ रहा है ना? इससे छोटा एफ द्वारा सूचित किया जाता है। एक और आता है ना, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। देखिए, इसका नाम देते हैं एम, एम डैश एम, एम, एम डैश एम। ये क्या है पता है? दर्पण क्या है? द्वारक कहिएगा इसको। ये जो पूरा है क्या कहिएगा? दर्पण का द्वारक। कभी छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी हो जाता है ना। और कभी कभी जो दर्पण का द्वारक होता है ना, लगभग सीधा भी मान लिया जाता है कभी कभी। कभी कभी जब बनाएंगे बताएंगे आपको कि कभी कभी इसे सीधा भी हमको मान के चलना पड़ता है ना। तब बताइए, एम एम डैश क्या है? एम एम डैश क्या है? यह दर्पण का द्वारक है। द्वारक में दरवाजा है, इसमें खोलिए अंदर चल जाइए, गोले में जाके बैठ जाइए ना। का
आपको यहाँ से और कुछ छोटा है, कुछ पॉइंट कुछ छोटा है? अब बताइए, जिसको 2 गो पॉइंट याद है उसको सब याद है। जिसको 2 गो पॉइंट कौन-कौन? एक ध्रुव और एक वक्रता केंद्र है, बाकी उसको सब याद हो जाना चाहिए। ध्रुव किसे कहेंगे? ध्रुव किसे कहेंगे? हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, चाहे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, है ना? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के किसको बाबू? गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु का कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना? अब बताइए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अच्छा थी, अब बताइए वक्रता केंद्र, ठीक है, ध्रुव के बीच के बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस। अच्छा वही फोकस वाले जो बताए हैं अभी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। ये होता है अनंत। ये क्या होता है? अनंत। अब वस्तु जब बनाएंगे आपको बताएंगे, जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे तो आपसे बोलेंगे, क्वेश्चन किसी एग्जाम पूछता है, आपसे पूछता है यदि किसी वस्तु को P और F के बीच रखा जाए, यदि किसी वस्तु को P और F के बीच रखा जाए, माने ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जिससे P और F के बीच रखा जाए कहीं भी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस तरह से आपको लिखवाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, है ना, कि P और F के बीच रखेंगे दर्पण का पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और F और C के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? खाली F रखेंगे तो कहाँ बनेगा? C पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? C और अनंत के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? सिर्फ अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इस तरह से प्रश्न आता है ना? याद हुआ हम क्या बोल रहे हैं? बताइए, वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या है और फोकस दूरी में रिलेशन क्या है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है? बताइए, आप कुछ मालूम चला? नहीं मालूम चला? अरे आधा होता है फोकस दूरी। क्या होता है? आधा। जो फोकस दूरी होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, यही ना फोकस दूरी, कि F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। आप देखिए फिगर को भी देख सकते हैं आप लोग, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। यहाँ से कोई आप लोग को दिक्कत है कहीं तो बोलो। इसको क्या कहते हैं? जो P से होके, F से होके, C से होके जो गुजर रही है लाइन से क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। अक्ष है ना, अक्ष कहेंगे। आप बोलेंगे, जब क्वेश्चन बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब ऊपर चाहे नीचे से, है ना, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। इस तरह से आपको नियम लिखवाएंगे, अभी छोड़ देते हैं। जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे ना, तो उससे पहले आपको नियम कल बताएंगे ना, कल नियम बताएंगे। अभी तो हम लोग का 2 पॉइंट छूट गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? हालांकि समझा दिए हैं कि एक जगह वो क्या करता है, एक बिंदु पर सब फोकस को एकत्रित कर, मतलब इकट्ठा कर देता है, और जो फैला देता है उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, अब अपसारी कहेंगे। जो फैलाता है प्रकाश का कहेंगे उसको अपसारी, और जो एक बिंदु पर जमा कर देता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। तो अवतल दर्पण में वही खासियत है, क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है? अपसारी कर देता है। कल आप लोग ये दोनों क्वेश्चन लिख देंगे, है ना, इसको उतार लीजिए बहुत बढ़िया से।